हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन यानी संविधान की रचना। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? हमारा संविधान। तो इस संविधान की रचना के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो रूलर्स होते हैं दे आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक, मतलब वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं जो सिटीजन्स को, गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं। कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स जो कि सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं। उन ग्रुप्स का जो एक कंपाइलेशन है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो ऑल सच रूल्स टुगेदर दे कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये बेसिक रूल्स हैं जो सिटीजन्स को एंड गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं, इन सभी रूल्स को हम एक कंपाइलेशन में या इकट्ठे में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये क्या है? सुप्रीम लॉ है। रिमेंबर दिस इज़ ये इम्पॉर्टेंट बात है कि दिस इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिटरमाइन करता है राइट्स ऑफ सिटीजन्स की और उनकी पावर्स क्या हैं गवर्नमेंट की। जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैं यानी लोगों के अधिकार, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है एंड किस तरह से वो फंक्शन करेगी। इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, किसने और किस तरह से बनाया था, इसकी क्या वैल्यूज़ हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसको हम सब जानेंगे। तो हम सबसे पहले साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लेंगे, लेकिन ये आपके सिलेबस से हट गया है, बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। तो जो चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, केवल ये वाला जो पार्ट है ना, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वाला हट गया है। तो कोई नहीं, मैं आपको जल्दी से इसको बता दूंगी, फिर हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर को जो मेन है। तो इन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे क्या था ना, साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम था। अपार्थीड सिस्टम क्या होता है? नस्ल के आधार पे भेदभाव करना। नस्ल होती है रेस। रेस रेस हो गई आपकी, जैसे कई लोग होते हैं ब्लैक, तो वो नस्ल है उनकी, काले रंग के हैं वो, उनका फेस का कॉम्प्लेक्शन, उनके जो कलर है स्किन का, तो उसको हम कहते हैं नस्ल। ठीक है, तो कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ थोड़े काले गोरे दोनों मिक्स्ड होते हैं, ब्राउन्स जिन्हें ब्राउन कहते हैं, जिन्हें हम भूरे रंग के होते हैं, और कुछ होते हैं जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, जिन्हें हम वाइट्स भी कहते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। तो अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन आया। ये एकदम हट गया आपके सिलेबस से, लेकिन चूँकि मतलब बुक में जो पढ़ा देते हैं। तो साउथ अफ्रीका में जो फ्रीडम फाइटर थे वो थे नेल्सन मंडेला। इन्होंने कहा था कि मैं लड़ा हूँ वाइट डोमिनेशन की धरती को, यहाँ पे कि आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई की है। ये वाइट डोमिनेशन यानी कि जो यहाँ पे वाइट लोग आए थे, वाइट लोग कहाँ से आए थे? वेस्ट से आए थे अफ्रीका के। स्पेशली साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं दे आर ब्लैक। वाई दे आर ब्लैक? क्योंकि वो इक्वेटर के बिल्कुल पास में होता है ना आपका साउथ अफ्रीका, तो इस वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, वो ब्लैक्स होते हैं। अब उस समय पर हमें पता है कि 19वीं सेंचुरी में जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ थी लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी ना, तो वो सभी जगह जगह जाके अपना इन्वेट कर रही थी, अपने आधिपत्य जमा रही थी। तो अब यही हुआ था यहाँ पे भी। यहाँ पे ब्लैक्स जो थे उनके ऊपर वाइट लोग आकर डोमिनेशन कर रहे थे। तो इन्होंने फाइट की थी, लड़ाई की थी वाइट डोमिनेशन के खिलाफ। इन्होंने डेमोक्रेसी दिलाने के लिए लड़ाई की थी कि डेमोक्रेसी चाहिए यहाँ पे हमें, यहाँ पे ये जो वाइट डोमिनेशन है ये ख़त्म होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, यानी मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई की है और मैंने ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई की है। मतलब देखो, नेल्सन मंडेला खुद तो ब्लैक थे, काले थे, और ये साउथ अफ्रीका के थे। इन्होंने ब्लैक डोमिनेशन यानी कि जो यहाँ के ब्लैक लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उनके साथ लड़ाई की थी। किसके खिलाफ की थी? वाइट लोगों की। लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो इन्होंने ये बोला कि मैं कोई पार्शलिटी नहीं करूँगा, यानी कि अब डेमोक्रेसी आने के बाद अगर
जो ब्लैक पीपल हैं या जो यहाँ के नेटिव सिटीजन्स हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे वाइट लोगों को, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो कहते हैं कि मैंने वाइट डोमिनेशन और ब्लैक डोमिनेशन दोनों के खिलाफ लड़ाई की है। मैंने ये लड़ाई इसलिए की है जिससे कि डेमोक्रेसी आ सके। उन्होंने ब्लैक के साथ कोई लड़ाई नहीं की थी, लड़ाई तो उनकी वाइट के साथ ही हुई थी, कोई युद्ध नहीं हुआ था। मतलब जो वो चाहते थे कि ये जो वाइट डोमिनेशन है ये ना रहे इस तरह से, है ना। लेकिन स्पीच में वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मेन मोटिव था कि डेमोक्रेसी आ जाए कंट्री में, जो ब्लैक एंड वाइट है सब मिलजुल के हैप्पीली साथ में रहें। तो उन्होंने कहा कि आज से अगर ब्लैक लोग गलत करेंगे तो मैं उनके खिलाफ हूँ, अगर वाइट लोग गलत कर चुके हैं तो मैं उनके खिलाफ था। तो मैंने दोनों के खिलाफ लड़ाई करनी है, अगर कोई भी गलत करेगा तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। मेरा जो मेन मोटिव है वो हमेशा यही रहा है, डेमोक्रेसी को लाना। एंड एक फ्री सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे सब लोग साथ में हार्मनी में खुशी के साथ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रहें। यही मेरा आइडियल है जिसके लिए मैं जिया हूँ और जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए डेमोक्रेसी के लिए मरने को भी तैयार हो जाऊँगा। तो ये नेल्सन मंडेला थे। इनको ट्रेजन मतलब जेल में डाल दिया था। क्यों डाला था, किसने डाला था, तो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने डाला था। क्यों डाला था, इसलिए डाला था क्योंकि इन्होंने जो अपार्थाइड रजीम है, अपार्थाइड होता है जो नस्ल के आधार पे भेदभाव होता है, उसके खिलाफ लड़ाई की थी। तो इनको और इनके कुछ 7 लीडर्स और थे, इनको सेंटेंस मतलब डाल दिया था जेल में 1964 में, और इनको उम्र कैद हुई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, है ना। क्यों हुई थी, क्योंकि इन्होंने अपोज करने की कोशिश की थी, खिलाफ में बोला था अपार्थाइड रजीम के, अपार्थाइड सिस्टम के, है ना। ही स्पेंड नेक्स्ट 28 आवर्स, इन्होंने 28 ईयर्स जो थे इन्होंने जेल में बिताए। उसके बाद वैसे तो उनको उम्र कैद हुई थी लेकिन ये बाहर आ गए थे जेल के, क्योंकि आज़ादी मिल गई थी देश को। तो जो भी अपार्थाइड सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें थी, कानून थे, सब रद्द हो गए थे। इनको भी अब बेल मिल गई थी, ठीक है। सो he spent 28 years in South Africa's most dreaded prison, रॉबन आइलैंड, जो केप ऑफ गुड होप है ना, केप ऑफ गुड होप उसके ही एकदम नीचे आपके पड़ता है ये रॉबन आइलैंड। तो वहाँ पे इनको जेल हो गई थी। यहाँ पे जो वाइट लोग हैं ना, वो लोग ब्लैक लोगों को डॉग्स कह के बुलाते थे, और जहाँ पे वाइट लोगों का एंट्री होती थी वहाँ पे ब्लैक लोग नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते। अब है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड जो था एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा था। जो वाइट यूरोपियंस थे इन्होंने इस सिस्टम को इम्पोज किया था साउथ अफ्रीका में। ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप से वो आई यहाँ पे लाइक इंडिया में, और उन्होंने फिर आर्म्स और फोर्स के साथ इनको ऑक्यूपाई कर लिया था साउथ अफ्रीका को, जस्ट लाइक इंडिया को किया था ना कि ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में आया तो फिर इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, सेम वही था। बट अनलाइक इंडिया, इंडिया के साथ ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ था, जो कई सारे वाइट है ना यहाँ पे सेटल हो गए थे और यहाँ के जो लोकल रूलर्स है वो बन गए थे। तो अब ये जो सिस्टम होता है ना अपार्थाइड का, इसको आप डेफिनेशन देख लो, बस इतना सही है। डिवाइडेड अ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक थे कलर में, तो 3/4 ऑफ पॉपुलेशन के होते थे जो ब्लैक थे, दैट वाज मैक्सिमम। 3/4 ऑफ पॉपुलेशन के ब्लैकीज थे, और इनको हम ब्लैक क्यों कहते थे, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के नेटिव सिटीजन्स होते थे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास रहते हैं, तो ये काले हो गए थे, ठीक है। तो ये सब आपको बताया गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये है कि जो अपार्थाइड सिस्टम था ये बहुत ऑप्रेसिव होता था। ऑप्रेसिव क्यों होता था, क्योंकि इसमें जो ब्लैक्स और वाइट्स हैं इनके लिए हर चीज़ अलग हो गई थी, और हमेशा ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ जीना पड़ता था। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्लेसेस भी सेपरेटेड हो गई थी ब्लैक एंड वाइट्स के लिए, ठीक है। अब फिर इनको डेमोक्रेसी कब मिलती है इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी आती है वो इस डेट को आती है।
26 अप्रैल 1994 को रात में आज़ादी होती है, 26 अप्रैल 1994 को। और फिर यहाँ पे बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसे पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, पर अभी मैं टॉपिक जो हमारा है जिसको हमें मेनली पढ़ना है उस पर आते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे हम जो देख सकते हैं वो ये थी कि हाँ, यहाँ से देखेंगे अब, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, से हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। अब देखा हमने साउथ अफ्रीकन का एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए और वो क्या करता है। तो उसको समझने के लिए साउथ अफ्रीकन का एग्जाम्पल, जो मैंने भी आपको बहुत कुछ बता दिया है, बहुत सही था एग्जाम्पल ये वाला। देखो यहाँ पे ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर। ऑप्रेसर कौन होता है? ऑप्रेसर यानी जिसने दबाया होता है। यहाँ पे कौन थे? वाइट। और ऑप्रेस्ड बेचारे कौन थे? ब्लैक्स, जिन पर अधिपत्य जमा लिया था, जिनको बहुत तड़पाया, परेशान किया। तो जो ऑप्रेसर्स थे ना और ऑप्रेस्ड थे, अभी साथ में कंट्री में रहेंगे। आप खुद सोचो, अगर आपके स्कूल में दो बच्चे हैं जो कि एकदम एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है, और उन दोनों बच्चों को मैम ने साथ में बिठा दिया है, तो हर दिन उनकी सीट पे लड़ाई झगड़ा मिलेगा। वैसा ही यहाँ पे कंट्री में हो रहा था। एक है ऑप्रेसर, जिसने अभी तक ऑप्रेस किया है। ऑप्रेस्ड कौन है? जिसको परेशान किया है। तो ये दोनों ही साथ में रहेंगे अब। और अब दिक्कत क्या हुई थी कि इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। वो दोनों अभी भी एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे, वो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड एक दूसरे को अभी भी दुश्मन मानेंगे, ठीक है, इस नई डेमोक्रेसी में। इनको अपने अपने डर होंगे। अब जैसे नई डेमोक्रेसी आ गई थी तो कोई भी ऑप्रेस नहीं कर सकता किसी को भी, लेकिन मन में एक विश्वास तो था नहीं ना उनके। हमेशा उनको ये रहता था कि जो ब्लैक्स होते थे, वाइट को हमेशा ये रहता था कि यार कितने बुरे हैं ये, लाइक मतलब वाइट्स जो हैं, हमेशा जो ब्लैक्स हैं उनको ऐसा रहता था कितने बुरे हैं ये, हमारे साथ कितना बुरा किया है। अब डेमोक्रेसी आ गई है, अब हमें जिताया जाएगा अगर ब्लैक्स को, तो हम भी इनके साथ ऐसे बुरा बुरा करेंगे। सो अब ऐसा कईयों के दिमाग में ख्याल आता था, लेकिन ऐसा ना हो, कोई भी ना ब्लैक ना वाइट ऐसा करें। इस वजह से कुछ सेफगार्ड्स बना दिए गए थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, यानी उनको अपने जो इंटरेस्ट था अपने लिए कुछ करना था, ब्लैक्स को भी वाइट को भी। अब जो ब्लैक मेजॉरिटी है उसने ये इंश्योर दैट जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। उन्होंने कहा ब्लैक ने कि हम तो भाई अब ये जो मेजॉरिटी रूल वाला फंडा है ना, इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दे वांटेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट। इन्होंने कहा कि अब पूरा सोशल और इकोनॉमिकल राइट सबको होना चाहिए। जो वाइट लोग थे बेचारे, वो तो बर्बाद हो गए अब, है ना, बेचारे नहीं, बहुत बेकार थे, गलत बात की थी उन्होंने। लेकिन ये वाइट मिनॉरिटी हो गई थी अब तो भाई, है ना। पहले भी मिनॉरिटी थी, बट चूँकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इस वजह से ये अपना जो बोला बाला है दिखा रही थी। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी भी आ गई, ब्लैक मेजॉरिटी बन रही है, वाइट माइनॉरिटी बन रही है। तो वाइट लोग तो चाहते थे कि तुम्हें जो करना है तुम करो, बस हमारे को कुछ प्रिविलेजेस हमारे जो हैं और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हमें बचाने दो। जो हमारे प्रिविलेजेस हैं, मतलब हमारे घर, प्रॉपर्टी, एसेट्स जो है ना हमारे, उनको मत हमसे लेना, उनको हमारे को दे देना, वो हमारे रखना, ठीक है, वो हमारे ही हैं, वो हमारे रहने चाहिए, ऐसा कहा वाइट्स ने। तो खूब डिस्कशंस के बाद दोनों ही जो पार्टीज़ है, वाइट एंड ब्लैक, ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो वाइट्स थे उन्होंने इस प्रिंसिपल को माना कि जो मेजॉरिटी रूल होगा वो फाइनल होगा और 1 पर्सन 1 वोट भी होगा। इन्होंने इस चीज़ को भी माना, वाइट लोगों ने, कि बेसिक राइट्स जो होंगी ना लोगों की, चाहे वो गरीब हो या वो अमीर हो या वो वर्कर्स हो, सारी सबकी बेसिक राइट्स एक्सेप्ट की जाएंगी, एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड वर्कर्स। तो उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट करेंगे बेसिक राइट्स को भी, पुअर्स के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी। वाइट ने ये मान लिया। जो ब्लैक्स थे उन्होंने वाइट्स की कौन कौन सी बातें मानी? उन्होंने बोला मेजॉरिटी रूल जो होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, चेंज किया जा सकता है मेजॉरिटी रूल। मतलब जैसे मेजॉरिटी कौन थी?
ब्लैक्स थे तो इनका ये रूल नहीं चलेगा। इलेक्शंस होंगे और उसके थ्रू पता लगेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। They agreed the majority would not take away property of whites and minority। तो जो वाइट माइनॉरिटी उनकी प्रॉपर्टीज़ को ब्लैक नहीं लेंगे। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ था वॉज नॉट ईजी। क्यों नहीं था? क्योंकि यार इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत थी ना कि एक दो ग्रुप्स हैं जो लड़ाई करके आ चुके हैं अभी, और अभी इनमें कुछ नेगोशिएशंस हुई हैं। कोई भी अगर बात पलट गई ना तो फिर इनका ट्रस्ट वगैरह सब टूट जाएगा। तो अब क्या किया जाए? इनके ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए इन्होंने जो भी वादे किए ना उसको लिख लिया जाए। ठीक है, हम भी तो ये करते हैं ना कि तू लिख के दे दे ये, तब हम मान जाएंगे। लिख के देने का मतलब कि अब तुमने लिख दिया है, तुमने इस चीज़ को मान लिया है, तुम बाद में इस बात से हट नहीं सकते हो। तो ये जो रूल्स हैं ये बता रहे थे, these rules lay down how rulers are to be chosen in future। इन रूल्स में ये था कि किस तरह से रूलर्स को, जो रूल करेगा कंट्री को, वो चूज़ किया जाएगा। इन रूल्स में ये भी था कि व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू, कि जो गवर्नमेंट है जो चूज नहीं गई है वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। जो रूल्स हैं ये भी बता रहे थे कि क्या राइट्स होंगी सिटीजन्स की। ये जो रूल्स थे विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। ये सभी रूल्स तभी काम करेंगे ना जब विनर, मतलब जो जीती है पार्टी या जो बंदा जीता है वो उसको ऐसा चेंज ना करे जब उसका मन करे। तो इस साउथ अफ्रीकन इस बात को मान गए कि ऐसे रूल्स होंगे जो हर कोई चेंज नहीं कर सकता जब वो चाहे। ठीक है। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम लॉज। ये सुप्रीम्स होंगे, सुप्रीम लॉ होंगे, सुप्रीम सबसे बड़े होंगे कि वो कोई गवर्नमेंट जब चाहे तब चेंज नहीं कर सकती ना इग्नोर कर सकती। ये जो सेट ऑफ बेसिक रूल्स हैं इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो सुप्रीम होंगे, विल बी सुप्रीम लॉज, सुप्रीम रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो थी वो यूनिक थी, नहीं थी, वॉज नॉट यूनिक इन साउथ अफ्रीका। हर कंट्री में डाइवर्स ग्रुप होते हैं, मे बी उनका रिलेशनशिप एक दूसरे से इतना बुरा ना हो जितना वाइट और ब्लैक्स के बीच में था साउथ अफ्रीका में, बट हर कंट्री में लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, उनके ओपिनियन में, उनके इंटरेस्ट में, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट। मोस्ट कंट्रीज इन वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। ऐसा ज़रूरी नहीं कि डेमोक्रेसी, अगर आपके पास डेमोक्रेसी है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है, लेकिन अगर आपके पास डेमोक्रेसी नहीं है तब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हो। तो एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर जगह का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आपके स्कूल का, आपके ऑफिस का, आपके घर का, हर जगह में अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन निकल के आई ना भाई वो ये थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। सेट ऑफ रिटन रूल्स है, ये नहीं बोल दिया वो, लिखा है वो है रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल, है ना। मैं, आप, हर कोई, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग इनको फॉलो करेंगे जो एक कंट्री के हैं सिटीजन्स जो है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है जो ये बताएगा रिलेशनशिप अमंग्स पीपल लिविंग इन द टेरिटरी, इन अ टेरिटरी मतलब उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उन सिटीजन्स की जो रिलेशनशिप होगी वो किस तरह से होगी, और रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट वो किस तरह से होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब हम यह देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या क्या है। तो यहाँ पे चार चीज़ें हैं। पहली, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट बनाता है, विश्वास बनाता है और कोऑर्डिनेशन बनाता है दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो पहला हुआ, इट जनरेट्स अ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। एक है रूलिंग पार्टी, एक है नॉन रूलिंग पार्टी, है जो अपोजिशन पार्टी होती है। इनका कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है, लोगों का और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का तो है ही, तो ये सभी जो कोऑर्डिनेशन की बात आती है ना, इसका मतलब ये आता है कि किस तरह से जो एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, आगे हाथ मिला के चलेगा। डिग्री ऑफ ट्रस्ट कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ गलत नहीं कर सकती है,
या हमारे साथ गलत, एक सिटीज़न के लिए उसका ट्रस्ट यही है कि उसकी राइट्स प्रॉपरली फॉलो हों और उसके साथ कभी कुछ गवर्नमेंट जो है धोखेबाजी ना करे। तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट भी बना रही है, कोऑर्डिनेशन भी बना रही है, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के लिए ज़रूरी है टू लिव टुगेदर। दूसरा, ये वो भी, अब ये जो गवर्नमेंट है ये स्पेसिफाई करती है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है उसको बनाया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किस तरह से गवर्नमेंट को बनाया जाएगा। हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, कौन सी जो गवर्नमेंट है वो कौन सा डिसीजन लेगी। तीसरी बात, ये ले डाउन करता है, मतलब कुछ ऐसे पावर्स को गवर्नमेंट की बनाता है और बताता है कि क्या राइट्स हैं सिटीजन्स की। सो इट ले डाउन द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उनको भी लिखता है और बताता है कि राइट्स क्या हैं सिटीजन्स की। फोर्थ चीज़ क्या है, ये बताता है कि किस तरह से एक्सप्रेस की जाएंगी जो एस्पिरेशन, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। हम सब चाहते हैं हमारा देश ऐसा हो वैसा हो, तो इन सब चीज़ों को ये अपने दिमाग में रखते हुए जो है अपनी किताब में लिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में आपको ऐसे एस्पिरेशंस मिलेंगे, आपको ऐसे लोगों के थॉट्स मिलेंगे जो कि देश के लिए कुछ अच्छा चाहते थे, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा चाहते थे, वो क्या चाहते थे वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर तो बहुत बड़ा है, मेरा वीडियो हो गया है 21 मिनट्स का। ये वाला टॉपिक लूँगी तो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं एक ही चैप्टर, मतलब एक पार्ट बना रही हूँ उसका। तो अब सारी कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नेसेसरी नहीं है कि जिन कंट्रीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सब डेमोक्रेटिक होंगी, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। वर्ल्ड, अब ऐसा क्यों है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस मिली थी अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका को, तो उसने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था और वो डेमोक्रेटिक बन गया था। फिर रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। तब से ये एक प्रथा सी चली आ रही है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास तो कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है। ये पूरा चैप्टर का पार्ट 1 है, अब हम पार्ट 2 देखेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।